Good morning, students. Myself, Subhita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Zoology. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है किस तरीके से होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए। आज हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या अपन कहें कि जो वायरसेस होते हैं उनके डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए जो भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो डीएनए देता है। विद इन सेल्स डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। और जब भी सेल डिवीजन होता है ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं या डीएनए अपन जिसको कह रहे हैं वो डुप्लीकेट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एंड जो दो सेल बनती हैं और दोनों में एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज फ्रॉम वन ऑरिजिन। मतलब एक डीएनए से एग्जैक्ट दूसरी कॉपी बनना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज द बेसिस फॉर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। ये अपन सब जानते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से हो सकता है, इसके लिए तीन मॉडल सजेस्ट किए गए: कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन एंड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इन तीनों को अपन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सपोज ये कोई डबल हेलिक्स डीएनए है। अगर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को अपन समझें तो आप देखेंगे कि रेप्लिकेशन अपन सब जानते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट होंगे और उनके अगेंस्ट में एक एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण होता है नए का। तो जैसे ही इन दोनों के अगेंस्ट में नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते हैं, नए स्ट्रैंड बनने के बाद दोनों जो पुराने स्ट्रैंड हैं वापस से इंटैक्ट हो जाते हैं और जो दो नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बने थे वो आपस में दोनों मिलकर एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कंजर्वेटिव का मतलब जो पेरेंट्स थे या पेरेंट डीएनए है वो एज इट इज वैसे का वैसा कंजर्व रह जाता है और जो नया बनता है वो एक नई कॉपी बना लेता है। मतलब पुराने स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होती, वापस इंटैक्ट होके उसी कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरा था डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। ये पेरेंट डीएनए है, रेप्लिकेशन के लिए दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे और जब रिजल्ट अपन देखते हैं तो जो दोनों कॉपियां बनती हैं उनमें ये सपोज डबल हेलिक्स जो स्ट्रैंड है, इसके दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें पुराने डीएनए और नए डीएनए के दोनों के सेक्शन इंटरस्पेड मिलेंगे अपने को। अब दोनों कॉपीज में देखिए दोनों में पुराना डीएनए भी है और नया डीएनए है। तो थर्ड आता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें हम देखते हैं जैसे दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं और उनके अगेंस्ट में एक एक नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते हैं। दोनों कॉपीज में एक स्ट्रैंड पुराना है और एक नया है। सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब जैसे पेरेंट्स थे वैसे उसका। तो पेरेंट की एक कॉपी, दोनों में एक एक कॉपी चली जाती है और दोनों के अगेंस्ट में एक एक नई कॉपी आ जाती है। मतलब आधा कंजर्व रहता है और आधा चेंज हो जाता है। ये कहता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन को समझाने के लिए तीन मॉडल दिए गए, लेकिन जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था इसको मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल माना रेप्लिकेशन के लिए और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया। इसके लिए 1957 में मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया कि किस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है वो ज्यादा सुटेबल है रेप्लिकेशन के लिए। दे ग्रू द बैक्टीरियम इकोलाई मीडियम दैट कंटेन N15 इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अपन किसी भी बैक्टीरिया को अगर ग्रो कराते हैं तो उसके मीडियम में अपन अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। अब सब जानते हैं अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन यूज होता है। जनरली जो मीडियम होता है उसमें एन जो होता है उसका N14 आइसोटोप यूज लेते हैं अपन, जो कि बहुत ही बेसिक स्टेबल फॉर्म में रहता है। लेकिन इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया उसमें जो मीडियम डाला उसमें अमोनियम क्लोराइड में जो एन था वो N15 लिया, जो कि N14 की कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी होता है। इनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रेप्लिकेशन। तो अपन डायग्राम से समझते हैं कि इन्होंने इकोलाई जो थी उसकी कई जनरेशन्स को N15 मीडियम में कई दिनों तक ग्रो कराया और उस N15 जो है वो रेडियो लेबल्ड है, ब्लू कलर का शो हो रहा है अपने को। ये N15 मीडियम का जो इकोलाई था उसका डीएनए है।
जब इसका अपने सेंट्रीफ्यूज कराया, सेंट्रीफ्यूज में ये आपको जो लाइट कलर में दिख रहा है ये डेंसिटी ग्रेडियंट है सीजियम क्लोराइड का। इसके अंदर अपन कोई भी चीज को रन कराते हैं तो ये अपने वेट के अकॉर्डिंग जहाँ भी इस जो भी जैसे डीएनए रन कराते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जहाँ भी इस सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग रहेगा वो वहाँ के सेट हो जाता है। तो जिनका वेट कम होएगा वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे और जिनका वेट भारी होएगा वो नीचे की तरफ। तो जब इस डीएनए का अपने सेंट्रीफ्यूज कराया तो ये इसकी जो लोकेशन यहाँ पे आके सेट हुई, ये यहाँ पे आके इसका बैंड अपने को नजर आया। फिर जब इस डीएनए को का रेप्लिकेशन किया गया F1 स्टेज पे, तो जब अपने इस स्टेज के डीएनए का सेंट्रीफ्यूज कराया तो ये जो बैंड मिला वो इसकी कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर की तरफ मिला, जैसे कि आपको दिख रहा है। जबकि N14 मीडियम की बात करें तो उसका बैंड जो है वो बिल्कुल यहाँ टॉप के पास मिलता है यहाँ पे। इसके बाद जैसे अपने रेप्लिकेशन कराया तो अब यहाँ पे अपने मीडियम वापस से इसका N14 कर दिया है जो कि रेड कलर को शो कर रहा है। फिर F2 का जो रेप्लिकेशन था उसका हमने जब सेंट्रीफ्यूज कराया तो अपने को दो बैंड मिले, एक जो F1 वाला और दूसरा एक नया बैंड। फिर थर्ड F3 का रेप्लिकेशन कराने के बाद जब आपने रिजल्ट देखा, एक बैंड तो बिल्कुल F1 और F2 में जो दिख रहा है इंटरमीडिएट बैंड ये वाला पर्पल कलर में, लाइट पर्पल में, और फिर जो इसके ऊपर जो बैंड था जो F2 में भी मिला था इसकी थिकनेस और बढ़ गई। इससे उनको समझ आया कि इस डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, एक ब्लू कलर का इधर चला गया और दूसरा ब्लू कलर इधर चला गया है और दोनों के अगेंस्ट में रेड कलर का एक नया स्टैंड बन गया है। फिर इसके बाद जब F2 में ये दोनों स्टैंड सेपरेट होते थे, ब्लू कलर का बैंड इधर आ गया स्टैंड और रेड कलर का स्टैंड इधर आ गया। रेड के अगेंस्ट में रेड बन गया क्योंकि अपन ने मीडियम यहाँ पे N14 लिया है, N14 रेड कलर से रेडियो लेबल्ड है और ब्लू कलर के अगेंस्ट में भी रेड बन गया। और फिर ये जब वापस सेपरेट होते हैं तो एक ब्लू कलर का बैंड इधर आ गया और रेड का इधर। क्योंकि ये दोनों जो डीएनए है वो बिल्कुल रेड है तो रेड के अगेंस्ट में रेड ही बना। इस वजह से टोटल रेड के जो कंटेंट थे, अमाउंट थे, वो ज्यादा होने से ये थिकनेस बढ़ गई। तो इस मॉडल के थ्रू उन्होंने समझाया कि चूंकि ये बैंड कंटिन्यूसली अपने को ये वाले दो मिल ही रहे हैं जो इंटरमीडिएट डीएनए, इस वजह से उन्होंने समझाया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से ही रेप्लिकेट करता है। फिर एक साइंटिस्ट है जॉन कैन्स। इन 1963 जॉन कैन्स प्रूव्ड द सेम थिंग बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। इन्होंने सेम चीज बताई लेकिन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। हिज कंक्लूजन वर, इनके जो कंक्लूजन थे वो ये थे, द क्रोमोसोम ऑफ ई कोलाई इज सर्कुलर। इन्होंने बताया कि ई कोलाई का जो डीएनए है क्रोमोसोम वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जहां से वो सर्कुलर क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको अपन कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द क्रोमोसोम मेंटेन्स इट्स इंटीग्रिटी और सर्कुलर शेप। और भले ही उसका रेप्लिकेशन होता है, उसके स्ट्रैंड्स आपस में खुलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सर्कुलर शेप को और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सपोज जहां से ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कहलाता है ओराइया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जो डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन द सर्कुलर डीएनए फाउंड इन मोस्ट बैक्टीरिया। सपोज आपको एक जो रेड एरो वो इस साइड दिख रहा है और तो दूसरी तरफ ये रेड एरो इस तरफ, तो मतलब दोनों डायरेक्शन में इसका रेप्लिकेशन हो रहा है। द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। अब जब रेप्लिकेशन होता है तो कुछ मैकेनिज्म होते हैं उसके, वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। टाइटली कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है ये, उसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा जो प्रोसेस है वो खराब हो जाएगा। अकर्स एट स्पेसिफाइड टाइम्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल। ऐसा नहीं कि कभी भी ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। जो सेल साइकिल है उसके एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट एट ए फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि अपने कहा ओराई से स्टार्ट होएगा। रिक्वायर्स ए सेट ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम। वही की मशीनरी चाहिए होती है किसी भी प्रोसेस को करवाने के लिए, तो कुछ एक सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए और एंजाइम्स चाहिए, साथ में एनर्जी भी चाहिएगी। टू बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन। एक थर्ड वे भी है जो अपन देखेंगे, टर्मिनेशन। और लास्ट में
टू बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है एक टेम्पलेट और एक प्राइमर। टेम्पलेट मतलब डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है उनमें से एक जो स्ट्रैंड है जिसके अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है वो टेम्पलेट कहलाता है। और प्राइमर क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक प्री फॉर्म्ड टेम्पलेट की जरूरत होती है जिसको अपन कहते हैं प्राइमर। प्राइमर के जो फ्री एंड होएगा उस पे जो 3OH है उसके आगे कंटिन्यूसली डीएनए पॉलीमरेज फिर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हुए उस स्ट्रैंड को कंटिन्यू करेगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कंटेन्स एन टोटल ऑफ 245 बेस पेयर्स। सपोज ये सर्कुलर डीएनए है किसी बैक्टीरिया का और यहाँ पे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए जो ओरिजिन है जो जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वो साइट लगभग 245 बेस पेयर्स की होती है। मतलब लगभग 245 बेस पेयर मिलके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का निर्माण करते हैं। मतलब लगभग यहाँ पे 245 बेस पेयर हैं और कंटेन्स टेंडम रिपीट्स ऑन द लेफ्ट साइड। और जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसके लेफ्ट साइड में कुछ सीक्वेंसेस पाई जाते हैं बेस पेयर्स की जो कि टेंडम रिपीट्स मतलब सेम सीक्वेंस का बार बार पाया जाना। तो उनके लेफ्ट साइड में बहुत सारे टेंडम रिपीट्स पाए जाते हैं। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की पहचान है। एंजाइमोलॉजी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कौन कौन से एंजाइम चाहिए अपने को डीएनए रेप्लिकेशन में? तो ये है डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम करता है? जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड होना पड़ेगा मतलब उनको खुलना पड़ेगा। तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उनको ब्रेक करने का काम करता है डीएनए हेलिकेज ताकि वो दोनों स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो सकें और वो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको अपन रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं क्योंकि वो जो खुला हुआ होता है उस जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो रेप्लिकेशन फोर्क कहलाता है। तो ताकि वो रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ सके और डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके इसलिए डीएनए हेलिकेज उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस का काम करता है और रिपेयर ऑफ गैप्स। अगर किसी वजह से या फिर म्यूटेशन की वजह से कोई गैप आ जाता है डीएनए स्ट्रैंड में, टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो उसको फिल करने का काम और डीएनए सिंथेसिस करने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए लाइगेज। अपन सब जानते हैं कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता है और दूसरा ओकाजाकी स्ट्रैंड्स। ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो टुकड़े टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उन सभी ओकाजाकी फ्रेंड्स को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज अपन ने कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन करने के लिए एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है, उस प्राइमर का निर्माण करता है ये डीएनए प्राइमेज। डीएनए गायरेज रिलीजेस टॉर्शनल स्ट्रैंड काज्ड बाय हेलिकेज एक्टिविटी। जब डीएनए आगे से खुलेगा तो पीछे वाला जो डीएनए उसमें घुंडी पड़ जाती है, एक तरीके से बल पड़ जाता है और उस वजह से उसमें टॉर्सन आ जाता है। उस टॉर्सन को रिलीज करने का काम करता है डीएनए गायरेज। ये एक तरीके का जो टोपोआइसोमेरेज आप आगे पढ़ेंगे उसका एक सब टाइप है। SSB स्टेबलाइज सिंगल स्टैंडर्ड रीजन्स ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। SSB का फुल फॉर्म है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या करती है कि जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स आपस में खुलते हैं तो खुलने के बाद क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए वो वापस बाइंडिंग कर लेते हैं। तो उनकी जो वापस बाइंडिंग को रोकने के लिए कुछ ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो उस सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड हो जाते हैं। जो 2 स्ट्रैंड थे वो दोनों अलग अलग होने से वो सिंगल कहलाएंगे। अब उन सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर ये जाके बाइंड कर जाते हैं और उसकी वजह से वो दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हुए भी आपस में बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे जब तक कि रेप्लिकेशन नहीं हो जाता है। और जैसे ही रेप्लिकेशन हो जाता है इस SSB प्रोटीन्स हट जाती हैं और दोनों स्ट्रैंड आपस में बाइंड कर जाएंगे। हेलिकेज ऑपरेट्स इन रेप्लिकेशन फोर्क। जैसे ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड है लेकिन यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड खुले हुए हैं तो ये वाला जो रीजन है जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है रेप्लिकेशन वो कहलाता है रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क जिस डायरेक्शन में चलता है ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। सेपरेट स्ट्रैंड्स टू अलाउ डीएनए पॉलीमरेज टू फंक्शन ऑन सिंगल स्ट्रैंड। और इसका मेन काम है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता है ताकि डीएनए आके इस सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड कर सके और ये 3 to 5 प्राइम या 5 to 3 प्राइम मूव करता है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। जैसा कि अपन ने डीएनए गायरेज के बारे में पढ़ा था, टोपोआइसोमेरेज का मेन फंक्शन है रेगुलेट्स द ओवर बाइंडिंग ऑफ अंडर बाइंडिंग ऑफ डीएनए। सपोज अपन एक बालों में जो चोटी में जो रबर डालते हैं उसको आप घुमाते जाओ तो उसमें बल पड़ जाता है एक तरीके से।
तो डीएनए में भी सेम इस तरह से कुछ गुंडियां पड़ जाती हैं। तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, अगर अपन उस रबड़ को काट देते हैं दोनों बीच में से, तो वो सीधे हो जाएंगे, मतलब उसका जो बल है वो निकल जाएगा। सेम ऐसा ही डीएनए में है। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, उसके एक स्ट्रैंड को कट लगा देता है, तो दूसरा उसके ऊपर ऐसे सीधा होते हुए वो उसका जो स्ट्रैंड है या टॉर्सन है वो निकल जाता है और वो गुंडी पड़ना बंद हो जाता है। टोपोआइसोमेरेज बाइंड्स टू ईदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, या तो दोनों पे बाइंड कर सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड में भी या डबल स्ट्रैंडेड भी। इट ऑल्सो कट्स द फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए में अपन सब जानते हैं कि जो बैकबोन है, तो उसमें फॉस्फेट की वजह से वो बैकबोन होती है, उसमें भी कट लगा सकते हैं। इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट एंड टोपोआइसोमेरेज सेकंड एंजाइम। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का थोड़ा सा अपन यहाँ डिटेल में देखेंगे। इनका मेन फंक्शन बता दिया मैंने कि जो डबल स्ट्रैंड है उनको वापस डबल होने से रोकता है, सिंगल स्ट्रैंड बने रहने में हेल्प करता है। सपोज ये डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, और ये सिंगल जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है इसके ऊपर आके ये इस तरीके से बाइंड हो जाती है, ताकि जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है अब वो उसके साथ बाइंड ना हो सके। Primase enzyme, it catalyzes the copying of a short stage of DNA template strand to produce RNA primer sequence। वही बात जो अपन पहले भी कर चुके हैं कि प्राइमर को सिंथेसिस करने का काम करता है प्राइमेज एंजाइम, ताकि डीएनए पॉलीमरेज उस स्ट्रैंड को आगे बढ़ा सके, जिससे रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली हो सके। द डीएनए पॉलीमरेज फैमिली, तो डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की? In 1955, Arthur Kornberg was the first scientist who discovered the DNA polymerase first, which is also known as Kornberg enzyme। 1955 में आर्थर कॉर्नबर्ग थे, इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की खोज की थी, जिसको अपन कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। A total of 5 different DNA pieces have been reported in E. coli। जो प्रोकैरियोट्स हैं E. coli में 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट का जो काम है वो रिपेयर एंड रेप्लिकेशन का काम है, सेकंड का है डीएनए रिपेयर, थर्ड का प्रिंसिपल डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। मेन जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में वो डीएनए थर्ड एंजाइम करता है, एंड फोर्थ है फंक्शन इन डीएनए रिपेयर, एंड फिफ्थ डीएनए रिपेयर। तो ये कुछ 5 टाइप के जो डीएनए पॉलीमरेज हैं उनके फंक्शंस हैं, लेकिन ध्यान रखें जो मेन इंपॉर्टेंट काम है डीएनए रेप्लिकेशन का, विच इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एंड रिपेयर में और रेप्लिकेशन, जिसके पास रिपेयर का भी फंक्शन है और रेप्लिकेशन का भी है, वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन हैज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमराइजेशन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, कि ऑल 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए इसको, कि अपन सब जानते हैं डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल के रूप में जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए, वो हैं DTTP, DATP, DGTP एंड DCTP। थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, ये इसके लिए रॉ मटेरियल है। Mg2+ एंड ए टेम्पलेट जिसके अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, एंड RNA प्राइमर, ए शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ RNA। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वो डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, उसकी एक कमी है कि उसको एक प्री फॉर्म्ड पहले कोई स्ट्रैंड चाहिएगा, फ्री 3OH चाहिएगा उसको, उसके बाद ही वो आगे पॉलीमराइजेशन कर सकता है। तो वो फ्री OH जो है वो ये RNA प्राइमर जो है ये प्रोवाइड करवाता है, उसको ही वो डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूस करेगा। ये अपन जब इनिशिएशन पढ़ेंगे एप्लीकेशन में, तब अपन देखेंगे प्राइमर क्या है, किस तरह से डीएनए पॉलीमरेज उसको कंटिन्यूस आगे बढ़ाता है। तो ये था आज का अपना जनरल इंट्रोडक्शन। आगे के वीडियो में अपन देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज या किस तरीके से रेप्लिकेशन करता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।